अच्छा डॉक्टर बनेगा बिल्कुल। या इंजीनियर बनेगा, हमें पता ही नहीं था इंजीनियरिंग होती क्या है। तो उसने उस तरह से हम एक 11th-12th में एक टाउन था सोनीपत जो दिल्ली के पास है, एनसीआर का पार्ट है, तो वहाँ पे आ गए से की और वहाँ भी मैं लकी था कि NIT कुरुक्षेत्र बोलते हैं, पर वहाँ कुछ लड़के दिल्ली के भी आगे पढ़ते थे हमारे साथ, और वो दिल्ली हरियाणा में 10+1+3 चल रहा था। तो उनका 1 साल बचता था कि अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ और BSc करनी पड़ी तो 1 साल बचेगा। उसके साथ साथ आपकी डेली दिनचर्या है, आप सोशल मीडिया में भी पूरे एक्टिवली रह करके लोगों को जागरूक करते हैं। सर इतना टाइम कैसे निकलता है आपका? हमारे पास तो 24 घंटे हैं, आपके पास पता नहीं, मुझे लग रहा है 24 घंटे से कई ज़्यादा है। कैसे आप मैनेज करते हैं ये सब? देखिए टाइम मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। अगर हम लोग टाइम के मैट्रिक्स को ऐसे बांटें कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ये सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, आप सब लोग टाइम मैनेजमेंट 2 मिनट में सीख जाएंगे, ठीक है? अपनी अपनी कॉपियों से नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। कॉपी की जरूरत नहीं, बस सुन लीजिए, बस ध्यान से सुन लीजिएगा। तो एक चीज है इम्पोर्टेंट, एक है अर्जेंट। इनका मैट्रिक्स बनाइए तो 4 बनेंगे, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, फिर है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, और लास्ट है नॉट इम्पोर्टेंट नीदर इम्पोर्टेंट Not नॉट अर्जेंट। ये 4 का मैट्रिक्स अपने लाइफ में बनाइए। तो एक्चुअली स्पीकिंग हमारा सारा काम टाइम इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट जो आपके लिए लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पर हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट की बजाय अर्जेंट पे देने लगते हैं, देना पड़ता है। अर्जेंट है, आग लग गई बुझानी ही है, सुबह टॉयलेट जाना ही है, खाना खाना ही है ना? ये अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है ये वाला। बट कई बारी हम, जैसे मैंने कहा ना कि आग लग गई बुझानी है, अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं था, अदरवाइज आग तो ज़बरदस्ती लग गई, हम बीमार हो गए तो उसको हैंडल करना ही है, ठीक है ना? एक जो चौथा कॉलम मैंने बताया, न अर्जेंट है न इम्पोर्टेंट है, उसको लाइफ से गायब करना है। अगर आप उसको लाइफ से गायब कर देंगे तो आपका टाइम हमेशा मैनेज होगा। हम बहुत सारा टाइम ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जिसको न तो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है न वो अर्जेंट है, ठीक है? इनको हम टाइम वेस्टर्स बोलते हैं। तो टाइम वेस्टर्स में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे अनावश्यक सोशल मीडिया पे टाइम बिताना, बिल्कुल, मतलब घंटों आप लगे हुए हैं फेसबुक और इंस्टा पे, तो उसे घंटों से कुछ होना थोड़े है। आपने देखा मेरे 50 लाइक थे, आधे घंटे बाद फिर देखा 55 हो गए, भाई उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सही बात। तो ये हमारे टाइम वेस्टर्स हैं। कुछ फ्रेंड्स हमारे टाइम वेस्टर होते हैं, जबरदस्ती आपको कंपनी के नाम से ले गए और खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को लाइफ से काटना है तो अच्छे से टाइम मैनेज हो जाएगा। दूसरा जो मैंने कहा, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ये पहचानना है। ये मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे मैं लाइफ में डेली 1 घंटा बैडमिंटन या टेनिस जरूर खेलता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप करें। तो मैं हरिद्वार का एक एग्जाम्पल दे रहा था। हरिद्वार अर्थकुंभ 2004 में राइट हुआ तो हमें 3 दिन कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो कर्फ्यू के पहले दिन 22 घंटे बाद में फ्री हो पाया, 22 घंटे बाद। तो मैं जाके सोने नहीं गया, मैं जाके बैडमिंटन खेला। उससे ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज हुआ, उससे ज़्यादा मन को सुकून मिला, शांति मिली कंपेयर टू सोना। तो वो भी है कि आपको अपनी प्रायोरिटी लाइफ में डिसाइड करनी है कि मेरे लिए क्या ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, उसके लिए टाइम हमेशा निकलेगा। सही बात है, सही बात। उसके लिए टाइम जरूर निकालिए, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल भी होंगे। अब अगले सवाल पे बढ़ने से पहले, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी गया है, मैं चाहूँगा कि मैं सर की अनुमति से आपको 1 सेकंड की एक ऐसी चीज़ सिखाऊं जिससे आज के सेशन में 4 चांद लग जाएगा। आप सबसे पहले अपना दाहिना हाथ ऊपर करिए सब लोग। आप तो मैं मॉडरेटर हूँ तो आज मानना ही पड़ेगा आपको। आप दाहिना हाथ यहाँ लाइए, आप बायां हाथ के ले आइए, थोड़ा दूर ले जाइए इसको और इसको 4 बार मिलाइए 4 बार। जो लोग बहुत अच्छी बातों पर ताली ना बजाएं, जो लोग बहुत अच्छी बातों पर खुद ताली ना बजाएं, उनसे ताली बजवानी पड़ती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे ही आप ताली बजाएं और जो सर आपको सिखा रहे हैं
उन बातों को आप बिल्कुल इन गूढ़ बातों को आप सीखें और आगे बढ़ें। सर, मैं आपकी किताब पर आना चाहूँगा और क्योंकि आज साइबर सिक्योरिटी पे हमारी बात हो रही है, साइबर क्राइम पर, तो इंडिया के कुछ हॉटस्पॉट्स की बात आपकी किताब करती है, जैसे भरतपुर या फिर झारखंड के कुछ हॉटस्पॉट्स। तो सर, कितना मुश्किल होता है जब वो हॉटस्पॉट हमारे प्रदेश से बाहर होते हैं और हमारी टीम्स को वहाँ जाके कोऑर्डिनेट करना होता है। इस तरह के मल्टी स्टेट ऑपरेशंस पे सर अगर आप कुछ बता सकें। ये साइबर क्राइम के जो 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है कि जो क्राइम के हॉटस्पॉट्स हैं वो हजारों मील दूर हैं। जैसे जामताड़ा, उसकी सीरीज भी आप लोगों ने देखी होगी, वो झारखंड बिहार बॉर्डर का एक बेल्ट है, नवादा, नालंदा, ठीक है। तो जामताड़ा में दुनिया भर का क्रिमिनल बैठा हुआ, पूरे के पूरे गांव यही कर रहे हैं। ऐसे नया जामताड़ा पैदा हो गया मेवात क्या है, भरतपुर, राजस्थान का भरतपुर और हरियाणा का नूह और यूपी का मथुरा का बॉर्डर। तो ये बॉर्डर के 3 स्टेट का बॉर्डर लगता है। तो ये सारे के सारे गांव जो है साइबर क्राइम में एक्सपर्ट हो गए। यहाँ पे साइबर क्राइम के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो हमें जो है जब इनमें रेड करनी पड़ती है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि पूरा गाँव इकट्ठा होकर पुलिस को घेर लेता है, ठीक है। तो पुलिस वाले के उन्हीं पे अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है, उन्हीं को बंधक बना लेते हैं। तो हम लोग को एक तो वहाँ जाके लोकल पुलिस को साथ लेना है, दूसरा कम संख्या में रेड नहीं करनी, मतलब कम से कम 50-40 होकर के हम रेड करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, वहाँ से लोकल कोऑपरेशन भी आसानी से नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को साथ अपने जो इतना बड़ा वो क्राइम कर रहे हैं उसका इधर उधर बांट के अपने प्रोटेक्शन तैयार कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से। तो इन लोगों को उस तरह से पकड़ के लाना इतनी दूर से, समझ लीजिए हमारी पुलिस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसको इस तरह से हम मीट आउट करते हैं जो मैंने बोला। बिल्कुल ना। और सर, जहाँ तक चैलेंजेस मीट आउट करने की बात आती है, तो जहाँ आज हमारे पास चैलेंज, हम सबसे पहले तो ये देख रहे हैं, इतना बड़ा यूथ क्राउड बैठा है, और मैं अभी बताती हूँ, हर किसी के पास एक फ़ोन होगा, हर किसी के पास सोशल मीडिया होगा आज यूथ के पास। और सर और जितना हमारे पास आज यूथ यहाँ पे बैठा है, और इसमें से 50% क्राउड ऐसा होगा जिसने कभी ना कभी साइबर क्राइम या साइबर क्राइम का एक छोटा या बड़ा वर्जन अपनी लाइफ में देखा है या नहीं देखा है। जिसने देखा है थोड़ा सा हाथ खिलाएं। फ्रॉड नंबरों से कॉल आते हैं, मैसेज तो सभी पे आते होंगे, फिशिंग का मैसेज तो सभी पे आ गया। फ्रॉड नंबरों से कॉल आना, OLX पे ये बेचो, इस तरीके से होता है। अब इन सब चीजों से क्या होता है, अच्छा बच्चे जो हैं छोटे ये सोचते हैं कि अच्छा ऐसी चीज हो गई तो माँ बाप हमसे फोन छीन लेंगे, अगर घर जाके बता दिया हमने कि माँ बाप को ऐसा चीज हमारे साथ हुई, 2 पैसे कट गए हैं। या फिर मेरे साथ में, जैसे फीमेल्स के साथ में मैं प्रॉपरली देखती हूँ, मेजरली जो गर्ल्स रहती हैं स्कूल में, आज मतलब स्कूल कॉलेजेस में फोन इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रही फोन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन आपको पढ़ाई हो रही है, डिजिटलाइजेशन आया है, रिलायंस ने एक रेवोल्यूशन लेकर के हमारी कंट्री में है, तो ऑनलाइन जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी फीमेल के साथ जो सेक्सटॉर्शन हो रहा है वो रिपोर्ट ही नहीं होता। तो सर, जो यूथ क्राउड है वो आपकी बुक से क्या सीख सकता है, उनको ये बुक पढ़नी क्यों जरूरी है, क्या इनको आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये बुक जो है 12 कहानियाँ इसमें, और हर कहानी में एक अलग तरह का साइबर क्राइम लिया गया है। किसी में हनी ट्रैप है, किसी में OLX फ्रॉड है, किसी में केदारनाथ जी का हेली टिकट फ्रॉड है, किसी में जो पावर बैंक घोटाला था जिसमें पैसा डबल करते थे उसके बारे में है, कोई सेक्सटोर्शन के बारे में। तो हर कहानी में कैसे क्रिमिनल वो साइबर क्राइम कमिट करते हैं, क्या उनका मोडस ऑपरेंडी है, क्या तरीका है, और कैसे फिर पुलिस उनको उस केस को वर्कआउट करती है। हर कहानी में किसी न किसी तरीके से ये समझाया गया है, और फिर कैसे हम उससे बच सकते हैं, बेसिक साइबर का टिप क्या है उसमें, तो ये हमने उसमें किताब में कोशिश की। और मैं सबको ये चीज़ बोलूँगी कि देखिए, जो बुक है मैंने पर्सनली पढ़ी है, 12 चैप्टर हैं, बहुत छोटे चैप्टर हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो मुझे लगता है हम सबको ये पढ़ना चाहिए, जब हम अपने टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। इन लाइक वी हैव अ न्यू एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, हाउ टू बी सेफ इन दैट डिजिटलाइजेशन इन रिगार्ड टू द क्राइम, दैट शुड वी ऑल्सो नो। सो मुझे लगता है कि सर जो आपका बेसिक इसमें मोटिव है वो है सुझाव, सतर्कता और सावधानी। अलर्ट रहें,
और अवेयर रहें। अवेयर रहें। हाँ, जानकारी रखिए और फिर सावधानी बरतिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा भी आपने अपने को वो किया लूज तो आपका खाता खाली कर देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जो ये पुस्तक है उसमें एक यूथ ओरिएंटेड स्टोरी ज़्यादा है, क्योंकि कहना नहीं चाहिए लेकिन इवन क्राइम करने वाले भी जो ज़्यादातर इसमें फ्रॉडस्टर्स हैं वो बहुत यंग एज के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज की जो पूरी परिकल्पना हमने करी थी उसमें भी कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें आगे पीछे हैं। जब एक चमचमाती गाड़ी हाईवे पे जाती है और एक्सीडेंट देख के नहीं रुकती, या फिर जब माँ बाप बच्चों को कुछ गलतियों पे नहीं टोकते, या फिर जब माँ बाप बच्चों से पूछते हैं कि कितना कमाते हो लेकिन कैसे कमाते हो नहीं पूछते, मुझे लगता है कुछ गलतियाँ वहाँ पे हो जाती हैं। तो एक किसी कवि सम्मेलन में मैंने कहा था कि पैसे जिनके लिए कमा रहे हो, दिन रात जिनके लिए खपा रहे हो, बुढ़ापे में तो बातें तुम्हारी सुने, क्या ऐसा उन्हें बना रहे हो। मुझे लगता है कि वो बनाने में समाज से बहुत धन्यवाद गलती हो रही है। आप पेरेंट कम्युनिटी को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कहाँ गलती हो रही है एक समाज के निर्माण में, वहाँ क्या एरर है सर? देखिए, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, समाज के जो भी निर्माता हैं, हम सभी का रोल है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको मतलब हम ऐसी सीख दें कि जो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए। अपनी आईडी हैक नहीं होती। अखबार वाले कई बार उसे गलत छाप देते हैं कि उनकी आईडी हैक हुई। हैक नहीं हुई, उसने सोशल मीडिया से मेरा फोटो उठाया और मेरे फेसबुक का नया पेज क्रिएट कर दिया मेरे नाम से। बिल्कुल। हाँ, तो वो उसने एक नया फेक आईडी बना दी, फिर उसके थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उसके थ्रू फिर बोला मैं आया था और ऐसे भूल गया, 50,000 डाल दो, 10,000 डाल दो, 20,000 डाल दो। और आप ये सोचिए, आपने एक बार जो डालने वाला है उसको भी सोचना चाहिए कि आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपसे 50,000 रुपए मांग रहे हैं, मतलब आप पता नहीं किस ओहदे पे हैं, उनको आपसे 50,000 मांगने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो पहला प्रिंसिपल है, वैसे इस केस कहानी पढ़ेंगे आप तो फिर हमने उस गैंग को पकड़ा। मेवात का गैंग था, मेवात गए, मेवात से वो जाने कहाँ विशाखापट्टनम तक भागा, फाइनली पकड़ के लाए उनको। तो पहला प्रिंसिपल मैं कहता हूँ इसमें साइबर क्राइम से बचने का ये है कि हम एक तो समय लें। हम बहुत जल्दी में रहते हैं और खट से उसने कहा कि ये परमिशन दे दो, हमने परमिशन दे दी क्योंकि मैं आगे मोबाइल आगे बढ़ाना है, बहुत जल्दी में रहते हैं। तो ऐसा ना करें, समय लें हर चीज़ में, हर स्टेप जो भी हम ऑनलाइन उठा रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, समय लें। एक बात। दूसरी बात, हम जो है ना खुद से सवाल पूछें कि ये क्यों मांग रहा है। ये कह रहा है मेरी लॉटरी निकल गई 2 करोड़ की, तो भाई लॉटरी कैसे निकल गई, आपने खेली नहीं, केबीसी में आपका नंबर आ गया, मैंने तो केबीसी में नंबर कैसे आएगा, मैंने कॉल ही नहीं किया था, है? तो ये सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हम 5 Ws कहते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना। भाई क्यों, आप मेरे को क्यों कह रहे हो। अचानक एक यंग लड़की की फेसबुक रिक्वेस्ट आती है किसी एजेड आदमी को, क्यों आ रही है, आप खंगालिए तो वो रियल है कि फेक अकाउंट है, पता चला वो हनी ट्रैप है। मतलब भावनाओं में बहने से पहले एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछ लीजिए कि ये क्यों आ रही है मुझे इस तरीके की रिक्वेस्ट। कहीं कोई ट्रैप तो नहीं है, जाल में तो नहीं फंसा रहे हम तो। सही बात, वो है। बिल्कुल। तो अभी क्योंकि हमारे साथ एक बहुत यंग ऑडियंस है, तो मैं चाहूंगा कि जरा सी बात स्किल डेवलपमेंट पर भी हो, क्योंकि आज हमारे पास डीजीपी सर हैं, तो उनसे सीखने के बाद हम में से कई लोग जो इस ऑडियंस में बैठे हैं वो भी कल को इस तरह की पोजीशंस के लिए एस्पायर कर सकते हैं। सर, एक संस्कृत में एक श्लोक होता है, कहते हैं रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभते निर्गंता एव किंशुका, जिसका मतलब होता है आप बहुत सुंदर घर से हो सकते हैं, आप बहुत बड़े परिवार से हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किलफुल नहीं हैं तो आप किंशुक के फूल जैसे हैं। किंशुक के फूल में स्मेल ही नहीं होती। तो सर, जब आप युवाओं से मिलते हैं या जब आपको लगता है कि युवाओं को थोड़ा प्रेरित करें, तो प्लीज ये बताएं कि एक अधिकारी, एक सफल अफसर बनने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे हम वहां तक पहुंच सकें। और सर इसी के साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे यूथ बैठा है, क्या आपको लगता है कि इनको जरूरत है साइबर सिक्योरिटी लॉ में, जो साइबर सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग भी कोर्सेज होने चाहिए इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए? बिल्कुल जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी तो नया फील्ड है,
और ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि हर डिपार्टमेंट को उसके स्टाफ रखने की ज़रूरत है कि अपने सारे इंटरनेट को, अपने सारे कंप्यूटर्स को कैसे सेफ रखें। तो साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज का फ्यूचर है आने वाले टाइम में। और जो जो AI बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ज़्यादा ये क्राइम बढ़ेगा। हाँ सर, इससे मुझे याद आया, अभी प्रधानमंत्री जी जब यूएस के दौरे पे थे तो उन्होंने बोला था AI इज द न्यू फ्यूचर। AI इज द न्यू फ्यूचर। टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही है, किंतु उसके साथ साथ हमारे साइबर क्राइम के खतरे बढ़ेंगे। तो उसके लिए भी हमें पॉजिटिव, मतलब हम नए नए कोर्सेज करेंगे तो उससे लोगों को बचा सकते हैं। जो आपका सवाल था वो अलग था। इनका सवाल था कि क्या स्किल सेट चाहिए बच्चों को। बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से पुराने टाइम में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप देखेंगे वो मल्टी डायमेंशनल हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वही पास करोगे। आप उसके साथ दूसरी क्लासेज भी अटेंड कर सकते हो, अपना पैरेलल दूसरे टैलेंट भी डेवलप कर सकते हो। बिल्कुल। तो रियल वैल्यू तो वो स्किल्स की है जो काम आनी है। चाहे आपका टैलेंट अकाउंटिंग में है तो आप अकाउंटिंग में करेंगे, अगर आपका टैलेंट इंजीनियरिंग साइड में कुछ नया क्रिएट करना है तो उसमें ज़्यादा करेंगे। जो भी आपका टैलेंट है, मेरा पहला एडवाइस है कि पहले वो पहचानिए, क्योंकि हर आदमी में सारी चीज़ों का टैलेंट नहीं होता। मेरा ड्राइवर भी मुझसे अच्छी ड्राइविंग जानता है ना, मेरा कुक भी कुकिंग में मुझसे बेहतर है, तो मैं हर चीज़ में मास्टर नहीं हूँ। तो मुझे उनके टैलेंट को रियलाइज करना है। तो मेरा नेचुरल